नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। धरती पर मौजूद 797 करोड़ से ज्यादा लोगों में से 99% लोग शुद्ध हवा में सांस नहीं ले रहे हैं। ये दावा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। संगठन ने बताया कि उसने दुनिया भर के 117 देशों के 6000 से ज्यादा शहरों में हवा की गुणवत्ता की जांच के बाद ये नतीजा निकाला है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत है सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ये समस्या सबसे ज्यादा मध्यम और इसी के साथ ही निम्न आय वाले देशों में है। ये बेहद डराने वाली बात है क्योंकि इसी तरह अगर हवा जहरीली होती चली जाएगी तो कुछ ही सालों में इंसानों को हवा साफ करने वाला केमिकल मास्क लगाकर घूमना होगा। संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ एजेंसी ने यह कहा है कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, उससे निकलने वाला धुआं और इसी के साथ ही गर्मी ही बड़े कारण हैं गंदी हवा के, जिसकी वजह से लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। लाखों करोड़ों लोग समय से पहले मारे जा रहे हैं, जिसे रोका जा सकता है। WHO ने 6 महीने पहले ही पूरी दुनिया में हवा की गुणवत्ता को लेकर नए और सख्त गाइडलाइंस जारी किए थे। इसके बाद भी ये हालात हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि हमारी स्टडी में सिर्फ शहर ही शामिल नहीं है, बल्कि हमने गांवों और इसी के साथ ही कस्बों की भी स्टडी की है। अब छोटे कस्बों और गांवों में भी वायु गुणवत्ता के मानकों से खराब हवा बह रही है। लोग मजबूर हैं इसी हवा में सांस लेने के लिए। फेफड़ों में पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM जहर की तरह घुल रही है। सबसे बुरे हालात पूर्वी भूमध्य सागर के देशों, दक्षिण पूर्व एशियाई देश और अफ्रीका के हैं, यानी भारत, चीन जैसे देशों में ये समस्या बहुत ज्यादा है। WHO को यह भी कहना है कि कोरोना को बर्दाश्त करने के बाद ये बात एकदम नहीं बर्दाश्त की जा सकती है कि गंदी हवा की वजह से हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो। हम इनकी मौत को रोक सकते हैं, WHO ने यह भी कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहरीली हवा पर कैसे लगेगी रोक? हवा में घुलते जहर का जिम्मेदार कौन है? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। तो देखिए, लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है और इस प्रदूषण की वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोगों में बीमारियां हो रही हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे रोक लगाए जा सकते हैं। आज कुछ इन्हीं चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही पंकज कुमार, पर्यावरणविद है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर सर। और सबसे पहले मैं पंकज कुमार जी आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, WHO की रिपोर्ट सामने निकल कर आई और ये उसमें कहा गया है साफ कि 99% लोग शुद्ध हवा में सांस नहीं ले रहे हैं। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और कैसे रोका जा सकता है? जी पंकज जी, क्या मेरी आवाज क्या आप लोगों को साफ साफ आ रही है? बिल्कुल जी, बोलिए पंकज जी। पिछले 10 वर्षों से विश्व पूरे देश में तमाम साइंटिफिक रिसर्च, जो कुछ भी संभव हो सकता है, विश्व स्तरीय जांच से लेकर देश के तमाम ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण पर लेकर काम कर रही हैं, वो लगातार इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि हम एक ऐसे भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जो कोरोना जैसी महामारी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक जी। आप यूं समझ लीजिए कि हम अब उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर कि पर्यावरण में, चाहे वो हवा की बात करें या हम वायु से लेकर जल तक हो, या किसी भी चीज की अगर बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, पर्यावरण से संबंधित जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं, पर बात करें, तो हम आहिस्ते आहिस्ते उस जगह पर पहुंचते जा रहे हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल। इसलिए जो सबसे बड़ी बात जो अब निकल के सामने में आ रही है, वो 2 बातें निकल के आ रही है जी, कि क्या हम अपने विकास के उस रफ्तार को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं या नहीं, जिससे कि पर्यावरणीय नुकसान को रोका जा सके या कम किया जा सके। और दूसरा
कि जो देश में रोजगार की समस्याओं को लेकर के जो बहुत सारे नारे और वादे सरकार और समाज के द्वारा होता रहता है, उसके बीच के तालमेल को बिठाते हुए विकास की गति को कौन सा रास्ता अपनाया जाए या कौन सी गति दी जाए जिससे कि पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। अब तक में कोई भी ऐसे समाधान ढूंढने में कोई भी सरकार सफल नहीं रही है। तो इतना तो तय बात है कि हम जब इसके समाधान ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे, लेकिन हम आहिस्ते आहिस्ते उस बंद गली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां से वापस होना बहुत मुश्किल होगा। और देश का या समाज का जो नुकसान हो रहा है ये बताने की अब जरूरत बची नहीं है। बिल्कुल। और पंकज जी, शायद ये लोगों को भी समझना होगा कि ये हम ही हैं, इंसान खुद ही है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पंकज जी, इससे पहले सरकार की तरफ से कई तरह के देखिए सुझाव दिए गए थे और उन पर काम भी किया गया था। चाहे हम ऑड इवन की बात करें, कहा गया था कि ऑड इवन शुरू किया जाए। दिल्ली में वो हुआ भी, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फिर से इसी तरह की स्थिति हो गई। पिछली बार हमने देखा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई, स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर आप ज्यादा ध्यान दें, कार पूल करें, और इन तमाम चीजों के लिए सोचा गया था सरकार की तरफ से, वो हुआ भी। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ यही चीजें हैं, यही सुझाव है जिनकी वजह से प्रदूषण कम हो सकता है? देखिए, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को लेकर है वो ये है कि सरकार हमेशा इस माध्यम से सॉल्व की कोशिश करती है। पर्यावरण साझा है, सरकार और समाज दोनों ही उसी में जी रहे होते हैं। तो सरकार जब जब इसको कानून के माध्यम से, बहुत सारे दंडनीय प्रावधान के माध्यम से इसको लागू करने की कोशिश करेगी तो ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस कर्तव्य को निभाने के लिए समाज और सरकार दोनों की बराबर की भागीदारी की जरूरत है। समाज की भागीदारी और सरकार का सहयोग तब जाकर के आप इसको पूरा कर पाते हैं। विदेशों में उतनी बुरी हालत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर एक जागरूक समाज जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वैसा कर रहा है। मगर आपको ऐसा लगेगा कि फिर यहाँ का समाज बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ का समाज पर आप दोष मत दीजिए, क्योंकि यहाँ का समाज अपनी सरकार की तरफ जब देखता है तो देखता है कि जो भी उसके नियम, कानून या प्रावधान बनाए गए हैं, सरकार उन नियमों के पालन करने में बहुत ही कोताही बरतती है। सरकार जिस जिस चीजों के लिए, जैसे अभी दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई कूड़ा को सेग्रीगेट करके डालना होगा, अलग अलग डालने होंगे, लेकिन घर वाले लोग अपने कूड़े को अलग अलग डाल भी दें तो आप देखेंगे कि जिन गाड़ियों में कूड़ा वापस जाता है वहां पर वो मिल जाता है। बिल्कुल। तो सरकार के तरफ की जो कार्रवाई है ना, उसकी वैसी उदासीनता दिखती है जिसकी वजह से समाज अपने आप को उसके साथ जोड़ नहीं पाता है या अपने कर्तव्यों का उस तरीके से पालन नहीं कर पाता है। मगर मैं उस समाज को दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जो काम सरकारी तंत्र पर होने चाहिए, चाहे वो राज्य स्तर के हों या देश के स्तर के हों, मगर वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए आपको समाज भी वहां पर उतने ही उदासीन या कर्तव्य विहीन दिखता है। बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रजनीश जी, देखिए WHO की रिपोर्ट जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और वाकई में ये डराने वाली बात है और इसको लेकर सोचना भी होगा, और आम इंसान को भी, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अगर उनको कोई बीमारी है वो किस वजह से है। कब लोग सालों तक ये सोचते रहते हैं कि किस वजह से बीमारी हुई है, शायद इस वजह से हुई हो या उस वजह से हुई हो, लेकिन देखिए कई बीमारियां हैं। अगर हम दिल की बीमारियों की बात करें, खांसी, अस्थमा और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी भी, अगर हम पॉल्यूशन में, गंदे वातावरण में अगर हम सांस ले रहे हैं तो उससे भी इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सर, और क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है? डेफिनेटली, जैसा आपने बोला कि ये स्थिति है, जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो रहा है। अगर 90% लोग दुनिया के पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं तो 99% तो एक चिंताजनक बात है। पॉल्यूशन हमारे बॉडी में सारे अंगों को अफेक्ट करता है, ना कि सिर्फ एस्थमा, वो हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है। लंग कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं उनको भी कॉमनली कैंसर हो रहा है। इन सब का भी एक बड़ा कारण पॉल्यूशन है। ब्रेन की समस्या आ सकती है, जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, COPD या सांस से जुड़ी हुई तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जो कि पॉल्यूशन से हो सकती हैं। और जो पॉल्यूशन का स्तर है, जैसे हम लोग हर साल देखते हैं कि दिवाली के आसपास तो बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है
तो इवन नॉर्मल लोगों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो हर साल ये समस्या कहीं ना कहीं गंभीर रूप धारण करती जा रही है, जिसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो ये है कि जो कारण है, जैसे कि अभी पंकज जी ने भी बताया कि जो कारण है उनको रूट कॉज को ही असेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम पॉल्यूशन है वो ह्यूमन जनरेटेड है, मतलब वो हम लोग ही बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि नेचुरली आ रहा है। तो हमारी ही एक्टिविटीज से आ रहा है, चाहे वो सरकारें हो चाहे वो आम आदमी हो, दोनों को इन चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग की तरफ से जैसे जो मेन पॉल्यूशन का सोर्स है वो है कि हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, घर में चूल्हा यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना शुरू कर रखी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बायोमास फ्यूल जो है उसको कम से कम यूज़ करें, क्योंकि उसकी वजह से ही बहुत बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियां हो रही हैं। घर में जो कूड़ा है उसको सेग्रीगेट करके देने की कोशिश करें। हालांकि जैसे बोला कि कलेक्शन इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश में हम देखते हैं कि अगर हम चाहें भी कि अपना खुद का व्हीकल अगर हम अकेले जा रहे हैं तो नहीं यूज करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ही इतने अच्छे नहीं हैं। तो इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है, धीरे धीरे मेट्रो नेटवर्क्स या बसेस को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ग्रीनर एनर्जी, जो क्लीन फ्यूल्स हैं, अभी नितिन गडकरी जी का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था, जो पार्लियामेंट में भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए थे जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रही थी। तो ऐसे तरह के जो ग्रीनर सोर्सेज है जैसे हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है इस पर रिलायंस कम हो। पेट्रोल डीजल पे जो हमारी निर्भरता है उससे हमारे देश को फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर भी रह रहे हैं और उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिशा है जिसमें प्रयास करने की जरूरत है। फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग जितना कम से कम होगा तो इसमें हमें मदद मिलेगी। किसान लोग हर साल पराली जलाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसको जलाया जाता है, उससे काफी पॉल्यूशन होता है। तो मल्टीपल ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है और ये सभी के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। जनता और सरकारें दोनों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस दिशा में कुछ काम हो सकता है। बिल्कुल, दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी कुछ समाधान निकल सकता है। पंकज जी, देखिए अगर हम यहाँ पर दूसरे देशों की बात करते हैं, देखिए कई शहर ऐसे हैं, जैसे हम जर्मनी की बात करें, वहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर दोपहिया मार्ग या फिर ट्रामवे या फिर सस्ती सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। ज्यूरिक है, वहाँ पर देखिए पार्किंग स्थलों की संख्या को ही नियंत्रित कर दिया गया है और साथ ही साथ वहाँ पर जो निश्चित संख्या में कारों को, जो शहर के अंदर जो कार्स होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी संख्या को ही कम कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही उन व्हीकल्स को शहरों में घुसने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए कोपेनहेगन है, जहां पर निजी कारों की तुलना में दो पहिए वाहनों को ज्यादा प्राथमिकता देखने को मिलती है। वहां पर लोगों से ज्यादा जो संख्या है वो 2 व्हीकल्स की है, जो 2 पहिया वाहन है। तो क्या ऐसे उपाय, ऐसी चीजें हम भारत में नहीं कर सकते हैं? अगर हम इन चीजों को करें तो शायद किसी ना कुछ हद तक तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी पंकज जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश में ही, आपने बहुत सारे विदेश के उदाहरण दिए, मैं आपको अपने देश के उदाहरण देता जी, कि हमारे देश की स्वास्थ्य संस्थाएं और पर्यावरण पर काम करने वाले वैज्ञानिक और उससे संबंधित संस्थाओं ने पिछले 10 वर्षों के अंदर में जितने तरह के रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए, जिसमें कि उसके उपाय और उसके कारण दोनों बताए गए हैं। जी। अगर हम इसमें से अगर आप सरकार की ही रिपोर्ट अगर देखने की कोशिश करेंगे, मैं उन सब बातों की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा एक टेलीविजन की चर्चा में वक्त कम होता है, तो कम से कम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि सरकार के पास उसके कारण और उपाय से संबंधित सभी बातों की जानकारियां सरकार को दे दी गई हैं। देश के स्तर पर भी और विश्व स्तर पर भी जो जांच हुए हैं, उन सारी सुविधाओं का आकलन करके और उसमें से कौन कौन से देश कौन कौन सी चीजें अपना सकते हैं, ये सब कुछ वर्णित कर दिया गया है। बात दरअसल क्या है? दरअसल ये है कि आपको हमारे देश में जो डेटा कहता है कि जल और वायु के चलते हमारे देश में जितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं और जितने लोगों बीमार पड़ रहे हैं जी, उस पे सरकारी या गैर सरकारी जो धन खर्च हो रहा है वो हमारी जीडीपी का करीब करीब 1% से ज्यादा है जी, सिर्फ इस दो वजहों से। तो चिंता की बात यह है कि आखिर फिर सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर
इसके उपायों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? तो और जब तक कि इस पर कोई बहुत ही गंभीर चिंतन के साथ कुछ गंभीर कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक आप ऐसे प्रोग्राम्स को बराबर करते रहें और वो उसका कोई खास असर, छोटे छोटे कदम उठते हैं जी, छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने एक टीवी शो किया था ना, एक चैनल के लिए, जिसमें कि गाजीपुर के जो कूड़े का ढेर है उसमें आग लगी हुई थी। लंबे वर्षों से ये लंबित है कि उस पे कुछ काम किया जाएगा, वहां से उसको हटाया जाएगा या कोई दूसरी जगह बनाई जाएगी, मगर सरकारी कामों में आप देखते हैं कि ऐसी उदासीनता दिखती है कि जब कोई हाय तौबा मचती है तो सारी चीजें होने लग जाती हैं, लेकिन उसके थोड़े से भी कम असर होते के साथ में ही सरकार भी सो जाती है और समाज तो फिर जगती ही नहीं है। तो इसलिए उपाय और कारण सब कुछ मौजूद हैं। जो विदेशों में हो रहे हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। इतने दिनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के बातचीत हो रही है, मगर आप अगर पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या क्या हुआ है जी, क्या वो संतोषजनक है? तो नहीं। तो अक्सर हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए या समाज को अब वापस फिर इस बात पर चिंतित होकर एकत्रित होने की जरूरत है कि सरकार को वो कहे कि जो जरूरियात कदम उठाने चाहिए वो उठाए और समाज पर जो प्रतिबंध लगना चाहिए वो लगाए जाए, मगर उस तरह से हो नहीं रहा है। बिल्कुल। और इससे पहले हमने ये भी देखा था, क्योंकि जब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था बाकी राज्यों की सरकारों से कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, उन्होंने ये भी कहा चाहे हरियाणा और पंजाब की बात हो कि सारी सरकार मिलकर, पिछली बार का ही हम एग्जाम्पल अगर ले लें कि सभी राज्यों की सरकार मिलकर आगे आए और इन प्रदूषण को लेकर कोई यहाँ पर सजेशन दिया जाए और सभी राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि उस वक्त तो एक एग्जाम्पल या फिर एक वजह ये भी दे दी गई थी कि चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब के जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, उस वजह से प्रदूषण की यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से जो धुआं है पराली जलाने से यहाँ पर आ रहा है, और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसकी स्थिति गंभीर हो रही है। उस टाइम तो एग्जाम्पल भी ये दे दिया गया, यही वजह थी कि बाद में जो कंस्ट्रक्शन थी उन पर रोक लगा दी गई थी, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था, ये तमाम चीज़ें हमने देखी, लेकिन उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। कुछ हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण हुआ, लेकिन फिर चीज़ें वैसी हो गई। देखिए, मजेदार बात यह है कि हमारे देश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सिर्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ राज्य और केंद्र के बीच बटा हुआ जरूर है, मगर आपसी सहयोग से ही काम करता है जी। इसमें मिलने वाले धन का भी जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य की सहमति से होता है और उसकी जरूरतों के हिसाब से होता है। मगर अक्सर आप जब देखेंगे कि किसी बात पर कार्रवाई करने की जब नौबत आती है तो हमेशा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में या दो राज्यों के बीच में आप मतभेद होता हुआ दिखाई जी। होता यह है कि इसको एक ऐसा पॉलिटिकल बहाना बना लिया जाता है जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट जो पूरे देश में एक है, यही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाता जरूर है, मगर वो सेंटर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और दोनों ही स्टेट और सेंटर दोनों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में सेक्शन 5 के तहत ये उसको अधिकार दिए गए हैं कि आप जिस भी फैक्ट्री को या कोई भी ऐसी चीजों को जहां से वो कोई गंदा पानी या कोई गंदी हवा का उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो आप उसको विद इन 24 आवर्स उन फैक्ट्रियों को या उन संस्थाओं को आप बंद कर सकते हैं। मगर अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 10 वर्षों में, तो क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने इस हथियार का जो इतना महत्वपूर्ण है या उस ताकत का या उस क्षमता का कितना प्रयोग किया है? तो आपको दिखाई देगा कि शायद ही कहीं बिरले किसी एक चीजों में इसका उपयोग किया गया हो। और तो जब सरकार ने ऐसे रास्ते आपको दिए हैं और आप जब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम फिर वहीं खड़े होंगे जहां हम आज से 5 बरस पहले खड़े थे। बिल्कुल। और सर, शायद ये सरकारें भूल जाते हैं इन तमाम चीज़ों में पिस्ता हम इंसानी हैं, जो देखा जा रहा है और
हम सफ़र भी कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर रजनीश जी, मैं आपके पास आऊँगी। देखिए सर, जो पंकज जी कह रहे हैं और वाकई में ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम सरकारों की बात करें तो वाकई में जो आम इंसान है वही सफ़र करता हुआ आया और अभी भी वही कर रहा है। लेकिन देखिए, जो प्रदूषण है, जो लगातार हम ये कह रहे हैं कि एयर हमारी पॉल्यूटेड हो रही है और उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हो रहा है वो बुजुर्ग और जो सबसे ज़्यादा है वो बच्चे ही हैं। घर पर रहकर, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम घर पर भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं घर में रहकर? किन चीज़ों का वो यूज़ करें, किन से दूर रहें, उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? से मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, मतलब ये बहुत ही बड़ा नंबर है वर्ल्ड वाइड, और जिसमें से कम 70 लाख ऐसी डेथ्स है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर है। 70 लाख लोग बिना किसी वजह से, ह्यूमन मेड ट्रेजिडी की वजह से इसका शिकार हो रहे हैं। जिन लोगों को एस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारियां, आप उनको देखिए, उनसे पूछिए, तो जब पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं तो उनको अचानक से अटैक्स पड़ते हैं, एस्थमा के अटैक्स पड़ते हैं, एक्सर्बेशन होता है, उनको बार बार इमरजेंसी रूम्स जाना पड़ता है। जिनको एस्थमा नहीं है उनको एस्थमा हो सकता है। छोटे बच्चों में एस्थमा देखने को मिल रहा है। जैसा हमने पहले बोला कि नॉन स्मोकर जो कभी जिंदगी में स्मोक नहीं किए हैं उनको भी कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसके लिए करने के लिए वही समस्याएं हैं कि हमें उसका रूट कॉज देखना चाहिए और कहाँ से ये चीज़ों को एसेस करके, स्टार्ट करके इन चीज़ों को मैनेज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने स्तर की बात करें तो मास्क लगाना हम लोगों ने कोविड में शुरू किया है, तो ये एक अच्छी पहल थी। इससे जिन लोगों को एस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारी है उनको भी फायदा मिलेगा। तो अगर अच्छा रहेगा कि ये हैबिट कंटिन्यू रखें, इवन कोविड के जाने के बाद भी जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है उनको बाहर जाते समय मास्क का यूज करना चाहिए। और जो लोग अपने लेवल पे पॉल्यूशन का जो प्रिवेंशन कर सकते हैं, अपने लेवल पे जितना भी बायोमास फ्यूल या इस तरह के ओरिजिन्स को कम कर सकते हैं वो करना चाहिए। फैक्ट्रीज की जैसे बात की अभी उन्होंने कि हमारे देश में मानक बने तो बहुत सारे हैं बट वो मानक कभी भी फॉलो नहीं होते हैं। जैसा WHO की भी रिपोर्ट आई है कि 6000 सिटीज में इस तरह का सर्वे किया गया, तो मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में आई है। जो मैक्सिमम पॉल्यूशन बन रहा है और जो मानक फॉलो नहीं हो रहे हैं वो मैक्सिमम लो और मिडिल इनकम जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज में है। तो मानक तो बहुत सारे बने हुए हैं कि इंडस्ट्रीज से इतना एक्सपोजर ही होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। हमारे एमिशन लेवल्स डिटरमाइंड है, क्या क्या समस्याएं वो डिटरमाइंड है, बट समस्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर रजनीश जी। पंकज कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक छोटा सा कमेंट सर, क्योंकि देखिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि भारत तमाम चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए हमारी देश की स्थिति ये है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पॉल्यूशन जैसी चीज़ पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमें सोचना पड़ रहा है और दूसरे देशों को देखना पड़ रहा है कि वहाँ से हम क्या चीज़ अपना सकते हैं। तमाम चीज़ें हम भी कर सकते हैं, भारत कर सकता है जब तमाम सेक्टर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति आज ये है कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि 99% लोग शुद्ध जो गंदी हवा है उसमें सांस ले रहे हैं, बीमारियां लगातार हो रही है। सर एक छोटा सा कमेंट कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है? मैं सिर्फ एक लाइन का कमेंट दे रहा हूं कि अपने पूरे देश की केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन आप इस समस्या की गंभीरता पर विचार करने लगेंगे और पर्यावरण पर काम करने वाले वैज्ञानिक संस्था या मीडिया की आवाज को विकास विरोधी समझना बंद कर देंगे, उस दिन आप देखेंगे कि सरकारें कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगी। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया पंकज कुमार जी आपका भी, और डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए WHO की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि 99% लोग शुद्ध हवा में सांस नहीं ले रहे हैं और ये सोचने वाली बात है, और सिर्फ सरकार ही नहीं आम जनता को भी इस पर सोचने की बात है। हम क्या कुछ अपने स्तर पर रह के इन चीज़ों को रोक सकते हैं और क्या कुछ ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।